वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 32 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 रिकर्सन को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिकर्सन क्या होता है और कैसे इस कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिकर्सन के ऊपर, क्योंकि मेनली बोर्ड एग्जाम में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिकर्सन की मदद से GCD किस तरीके से निकाला जाता है, या सिंपली हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र किस तरीके से निकाला जाता है, इसको सिंपली हम SCF भी कहते हैं। आपने लोअर क्लासेस में किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कैलकुलेटिंग GCD, या सिंपली इसको हम यहाँ पे SCF भी कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसे कहा जाता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर हैं, 18 है एंड 12 है। तो सबसे पहले इसके हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं एंड देन दोनों के ही फैक्टर्स में से एक कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पे पिकअप करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 18 के हमारे यहाँ पे फैक्टर्स हैं, 1 है, 2 है, अगेन 3 यहाँ पे है, एंड देन 6 है, 9 है एंड 18 हमारा हो गया। उसी तरीके से 12 के लिए 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 1 है एंड 2 है एंड 3 भी है एंड 6 भी है। तो ये हमारे कॉमन फैक्टर हैं। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमारा 6 है, तो ये ही हमारा यहाँ पे GCD होता है, या सिंपली इसी को हम SCF यहाँ पे कहते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट तो हमें पता है, लेकिन जब पाइथन में रिकर्सन की मदद से हमको GCD या SCF निकालना होता है, तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जो कि एक 2000 ईयर ओल्ड हमारी यहाँ पे एक एल्गोरिथम है। आपने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा होगा। तो उसकी मदद से हम यहाँ पे रिकर्सन आपका करते हैं GCD के लिए। अब देखिए प्रोग्राम तो इसका काफ़ी छोटा है, 4-5 लाइन का केवल प्रोग्राम है, लेकिन वो प्रोग्राम बनता कैसे है उसके लिए हमको एल्गोरिथम को समझना यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। यूक्लिड्स एल्गोरिथम को सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। तो इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें हम दो नंबर लेते हैं। सबसे पहले बड़े नंबर को हम लेते हैं एंड छोटे नंबर के साथ सिंपली हम मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं x इसको लिख देता हूँ। इसको कैसे किया जाता है सिंपली, तो मान लीजिए यही नंबर हमने लिए, a हमने यहाँ पे 18 ले लिया और b हमने 12 यहाँ पे ले लिया। तो सिंपली यूक्लिड्स एल्गोरिथम की मदद से हम कैसे करते हैं, सबसे पहले बड़ा नंबर हम यहाँ पे लेंगे, यानी कि 18 एंड देन स्मॉलर नंबर 12। तो सिंपली 18 इक्वल्स टू 12 इंटू आपका 1, यानी कि 12 1 टाइम्स 12, और रिमाइंडर हमारे यहाँ पे कितना बचने वाला है, 6। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, अब हम 12 को आगे ले आते हैं, यानी कि 18 को डिस्कार्ड हम करेंगे, 18 को हम यहाँ से हटाएंगे और 12 को हम आगे लेकर के आएंगे। तो 12 हमारा आगे आया एंड जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे था, अब इसको हम आगे लेकर के आते हैं, यानी कि 12 की जगह पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, तो 6 इंटू 2 सिंपली 12, और रिमाइंडर हमारा अगेन 0 यहाँ पे होता है। देन अगेन 6 को अब आप आगे लेकर के आए, 12 को आप हटा दें, 12 को हमने डिस्कार्ड करना है। तो यहाँ पे 6 हमारा आ गया, तो 6 इंटू सिंपली 0 हमारा यहाँ पे आगे आ गया। अब देखिए जैसे ही हमारा यहाँ पे 0 आता है, तो उस टाइम पे जो हमारा a होगा, यानी कि b की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 0 हुई, उस टाइम पे जो हमारा a है वही हमारा GCD होता है, यानी कि 6 हमारा यहाँ पे GCD है। तो एक और एग्जाम्पल चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि और हमको क्लियर हो। तो दो नंबर मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 21 एंड 15। तो सबसे पहले 21 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा बचेगा 6, यानी कि 15 1 टाइम्स 15 एंड 6 हमारा बचेगा, तो ओवरऑल 21 यहाँ पे आएगा। देन अगेन 15 को आगे लेकर के आइए और 21 को आपने डिस्कार्ड करना है। तो 15 इक्वल्स टू 6 इंटू 2, यानी कि ये भी हमारा आगे आएगा जो रिमाइंडर है। तो 6 2 जा यहाँ पे 12 हो गया। देन सिंपली 3 हमारा रिमाइंडर बचने वाला है। देन अगेन 6 को आप आगे लेकर के आए, तो 6 आगे आ गया। देन 3 भी हमारा आगे आएगा, तो 3 इंटू 2 6 एंड फाइनली 0 हमारा बचा। एंड अगेन 3 को आगे लेकर के आए, तो 3 इक्वल्स टू अब केवल 0 हमारा यहाँ पे आ गया है। तो जिस टाइम पे 0 हमारा बन जा रहा है b की वैल्यू, उसी समय हमारा जो यहाँ पे a है वही हमारा GCD होता है, यानी कि इन दोनों का जो GCD है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र या SCF, वो 3 हमारा होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, ये तो हमारा a है एंड ये हमारा b है, एंड ये सिंपली हमारा a
मॉड्यूलस बी यहाँ पे है, क्योंकि हमने रिमाइंडर निकाला है तो ये हम रिमाइंडर ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ए एंड बी तो हमको क्लियर है, लेकिन हर बार आपका चेंज हो रहा है, यानी कि ए आपका क्या बन रहा है, जब भी हम एक एक रिकर्सन यहाँ पे करेंगे हर एक स्टेप के बाद ए हमारा बी बन रहा है, और जो बी है वो हमारा ए मॉड्यूलस बी यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जो रिमाइंडर है वो हमारा बी यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे बेस केस भी हमें पता है, यानी कि रुकना हमने कहाँ पे है, जब हमारा बी की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है तो उस टाइम पे जो ए की यहाँ पे वैल्यू है वो ही हमारा जीसीडी या एससीएफ है। तो बेस केस हमें पता लग गया कि जैसे ही बी की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस टाइम पे हमें रुकना है, या उसी टाइम पे जो ए होगा वही हमारा जीसीडी यहाँ पे होने वाला है। तो इसका प्रोग्राम हम देखते हैं, देन थोड़ा सा और इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ एंड जीसीडी ही चलिए ले लेते हैं, जो सिंपली ए एंड बी को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेस केस के लिए हम काम करते हैं, यानी कि इफ़ अगर हमारा b की वैल्यू अगर इक्वल होती है 0 के तो उस टाइम पे सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे a को, और a ही हमारा वहाँ पे क्या होने वाला है, हमारा GCD होने वाला है। और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे और हम दोबारा यहाँ पे कॉल करेंगे इसी फंक्शन को, यानी कि रिटर्न हमने GCD को यहाँ पे कॉल किया, और इस समय हम यहाँ पे देने वाले हैं जो a है, a तो हमारा b बन रहा है, और जो b है वो a मॉड्यूलस b हमारा बन रहा है। तो ये हम करेंगे, एंड देन दो नंबर हम ले लेते हैं, p इक्वल्स टू इंट इनपुट फर्स्ट नंबर एंड t हम ले लेते हैं इंट इनपुट, हमने यहाँ पे कह दिया सेकंड नंबर। तो दो नंबर हमने ले लिए। तो डायरेक्टली आप इसको चाहें तो प्रिंट करें या आप किसी और वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। तो जीसीडी को हमने कॉल किया एंड पी और टी हमने यहाँ से दे दिया। तो सिंपल, अब इसका रिजल्ट अगर आप यही लेते हैं तो 3 आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 3 हमारा प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जब हमने कॉल किया पी एंड टी हमने दिया, तो अगर इसी एग्जांपल को लें तो 21 एंड 15 हमने यहाँ से सेंड किए, यानी कि 21 और 15 हमने सेंड किया। अब जैसे ही दोनों वैल्यू यहाँ पहुंची तो देखिए बी की वैल्यू अभी 0 तो नहीं हुई है, तो ये फंक्शन टर्मिनेट तो नहीं होगा, रिटर्न तो यहाँ पे ए नहीं आने वाला, तो सिंपली एल्स वाला पार्ट हमारा चलेगा। तो एल्स वाला चलेगा तो जीसीडी में अब हमने दोबारा यहाँ से क्या भेज दिया, हमने बी और ए मॉड्यूलस बी भेजा, यानी कि बी में यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट स्टेप में 15 और ए मॉड्यूलस बी 6 था, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा 15 और 6 हमने भेजा, और दोबारा हमारा कॉल हुआ तो अभी भी 0 हमारा नहीं हुआ है बी की वैल्यू। तो अगेन यहाँ पे दोबारा जीसीडी कॉल होगा एंड अगेन बी एंड जो हमारा मॉड्यूलस है वो जाने वाला है, यानी कि 6 एंड 3 हमारा जाएगा। देन अगेन अभी भी यहाँ पे बी की वैल्यू जो है 3 है, 0 नहीं है, तो 3 एंड 0 फाइनली हमारा जाएगा। तो 3 एंड 0 जब फाइनली हमारा यहाँ पे जाएगा, तो जब यहाँ पे बी की वैल्यू 0 गई है तो बी जब 0 है तो रिटर्न ए। अब देखिए अब यहाँ पे रिकर्सन दोबारा नहीं हो रहा, डायरेक्टली आपको पता है रिटर्न जो है लास्ट स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे तो रिटर्न में हम बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन जैसे इस रिटर्न के पास आता है तो सिंपली वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो जैसे बी की वैल्यू 0 हमने दी, इसने 3 रिटर्न किया, तो 3 हमारा सिंपली यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा एक यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन भी है, यानी कि अगर आपको डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन से पूछा जाता है तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर मेनली यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, प्रोग्राम इसका लिखने को आएगा। तो आपको चलिए वो भी हम कर लेते हैं। वो आपका सिंपली जीसीडी नाम का फंक्शन है और वो आपका मैथ मॉड्यूल के अंदर होता है। तो सबसे पहले हमको मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। अगर आप इनबिल्ट फंक्शन से करेंगे तो इंपोर्ट मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल मैथ को, एंड सिंपली आप डायरेक्टली चलिए इसको प्रिंट ही कर दीजिए। तो प्रिंट मैंने कर दिया मॉड्यूल नेम डॉट जीसीडी, एंड सिंपली यही हम ले लेते हैं 21 एंड 15, तो इसका रिजल्ट भी आपको यहाँ पे 3 ही मिलने वाला है। तो आई होप आपको जीसीडी वाला जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें सिंपली हम स्ट्रिंग को यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं। हम देखते हैं किस तरीके से रिवर्स फॉर्म में प्रिंट किया जाता है स्ट्रिंग को रिकर्सन की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा रिवर्स प्रिंटिंग ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग रिकर्सन।
तो इसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल हमने लिया a नाम से एंड इसमें स्ट्रिंग हमने दे दी फॉर एग्जांपल टुडे। तो सिंपली इसको रिवर्स फॉर्म में हमने प्रिंट करना है, यानी कि इसको YATOT इस फॉर्म में हमने प्रिंट करना है। अब स्ट्रिंग का आपको ऑलरेडी पता है कि इंडेक्स्ड फॉर्म में होती है, यानी कि अगर मैं मेमोरी में आपको दिखाऊं तो कुछ इस फॉर्म में हमारी स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग का नाम है a, इसके इंडेक्स नंबर हमने यहाँ पे दिए एंड सिंपली इसमें हमने स्ट्रिंग को लिख दिया। तो सिंपली सबसे पहले जो फोर्थ इंडेक्स नंबर पे या लास्ट इंडेक्स नंबर पे है उसको हमने प्रिंट करना है, यानी कि सबसे पहले y प्रिंट होगा, देन a, देन d, देन o, देन t। तो अब रिकर्सन में सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें एक बेस केस चाहिए होता है, यानी कि हमें रुकना कहाँ पे है। तो इसका बेस क्लियर यहाँ पे एकदम क्लियर है कि सिंपली यहाँ पे 0 पे हमें रुकना है, यानी कि जब तक 0 इंडेक्स नंबर नहीं होता तब तक बार बार हम रिकर्सिव केस यहाँ पे चलाएंगे, बार बार रिकर्सन हम करेंगे और इसको हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ, देन स्टैक के फॉर्म में इसको हम यहाँ पे समझेंगे। तो एक प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले डेफ फॉर एग्जांपल REV रिवर्स स्ट्रिंग। तो S नाम की स्ट्रिंग एक एक्सेप्ट यहाँ पे फंक्शन करेगा और दूसरा मान लीजिए T नाम के वेरिएबल में लेंथ यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले कंडीशन हम देते हैं कि इफ़ अगर हमारी जो लेंथ है, अगर जो t है वो ग्रेटर देन होता है 0 से। अब 0 से जब जब ग्रेटर होने वाला है तब तब हमको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम फोर्थ वाले को प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो डायरेक्टली प्रिंट में यहाँ पे कर लूँगा फॉर एग्जांपल ST एंड इसको हम करते हैं यहीं पे स्पेस के साथ, यानी कि एक ही साथ ही आए, वरना नेक्स्ट लाइन में आपका प्रिंट होगा सबसे पहले y, देन a, देन t, देन o, देन t इस फॉर्म में प्रिंट होगा। अगर आपको इस फॉर्म में प्रिंट करना है, यानी कि एक ही लाइन में करना है, तो सिंपली एंड हमको करना पड़ेगा। एंड ये तो हमने करना है और साथ ही में हमको इसको चलाते भी रहना है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पे इसको कॉल करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी देंगे और स्ट्रिंग के बाद हर बार इसकी लेंथ भी हमने कम करनी है, यानी कि सबसे पहले 4 प्रिंट होगा, देन हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स नंबर पे है वो प्रिंट होगा, देन सेकंड इंडेक्स नंबर पे जो है वो प्रिंट होगा। तो यहाँ पे लेंथ भी हमने कम करनी है, तो सिंपली t-1 हम यहाँ पे देते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे। t-1 सिंपली वैसे तो समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले 4 है तो t-1 जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा, देन 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसको अभी हम समझेंगे स्टैक के फॉर्म में। और अगर ये नहीं होता है, कंडीशन ये नहीं होती, तो सिंपली बेस केस हमने देना है, यानी कि एलिफ अगर ये नहीं होता और t अगर इक्वल टू हो जाता है 0 के, तो सिंपली आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए जो इसका एलिमेंट है, यानी कि सिंपली हमने वहाँ पे भी प्रिंट करना है ST को। तो ये काम हो गया, सिंपल सा है। और फाइनली इसको हमने कॉल भी करना है। तो मान लीजिए p इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली और यही स्ट्रिंग हम ले लेते हैं एंड इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, यानी कि रिवर्स में हमने p को कॉल किया एंड सिंपली लेंथ ऑफ p -1। अब लेंथ ऑफ p -1 क्यों? क्योंकि देखिए लेंथ तो आपकी यहाँ पे अगर हम यही स्ट्रिंग लेते हैं तो 5 आने वाली है, लेकिन प्रिंटिंग स्टार्ट हमने कहाँ से करी है, डायरेक्टली हमने स्टार्ट करी है, तो प्रिंट हमने करना है 4 से। तभी हमने यहाँ पे जब कॉल किया तो कॉलिंग के टाइम पे ही हमने लेंथ -1 यहाँ पे किया है। अभी चल कैसे रहा है इसको हम समझें। सबसे पहले तो मेन फंक्शन को हमने कॉल किया और कॉलिंग के टाइम पे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी है और साथ में लेंथ भी दी है। तो इसको अगर स्टैक के फॉर्म में हम समझें तो कुछ इस तरीके से काम होगा। सबसे पहले आपको पता है फंक्शन हमेशा स्टैक क्रिएट करता है जब भी उसको हम कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो फंक्शन है इसका नाम हमने दिया है रिवर्स एंड फर्स्टली यहाँ से एक स्ट्रिंग और इसकी लेंथ गई है, यानी कि यहाँ से गया आपका टुडे एंड सिंपली लेंथ अगर हम बोलें तो ये गया है 4 क्योंकि -1 हमने किया है। अब ये जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, अभी देखिए t की वैल्यू जो है वो 4 है, यानी कि 0 से बड़ी है, तो ये चलेगा आपका। सबसे पहले प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, इस वाले की मदद से इस फंक्शन में एक प्रिंट हमारा फंक्शन है जिसकी मदद से सिंपली हमारा y प्रिंट हो रहा है, यानी कि जो फाइनल हमारा है। देन अगेन हमने यहाँ पे दोबारा इसको कॉल किया। देखिए जैसे हम दोबारा कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, एक और स्टैग इसके ऊपर बनेगा, यानी कि स्टैग में एक और फ्रेम हमारा आएगा, नाम इसका है रिवर्स और वैल्यू यहाँ से क्या जा रही है, एक तो स्ट्रिंग जा रही है यानी कि टुडे जा रहा है पूरा का पूरा, एंड साथ ही में t-1। देखिए t की वैल्यू जब इसको हम कॉल कर रहे हैं यानी कि सेकंड फ्रेम यहाँ पे बन रहा है, तो t-1, t की वैल्यू अभी है 4 लेकिन अब यहाँ पे आ जाएगी 3। एंड जब इसके अंदर भी हमारा प्रिंट होने वाला है, जब हमने दोबारा कॉल किया तो अभी भी हम क्या देख रहे हैं कि t की वैल्यू अभी भी जो है 0 से ज़्यादा है, तो दोबारा जब यहाँ पे प्रिंट होगा तो अब थर्ड यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि थर्ड इंडेक्स नंबर वाला प्रिंट होने वाला है। तो थर्ड में हमारा क्या है, थर्ड में हमारा है a एंड अगेन जब यहाँ पे दोबारा हम इसको कॉल कर रहे हैं तो रिपीट ये काम होगा, एक और यहाँ पे स्टैक में एक और फ्रेम आने वाला है,
तो रिवर्स नाम का फंक्शन है, टुडे यहाँ से आया और जब इस फंक्शन के अंदर से हमने कॉल किया, देखिए कॉलिंग इस फंक्शन के अंदर से अब हो रही है, यानी कि स्टैक के इसके अंदर से होगी। तो यहाँ पे 3 जो वैल्यू है उसमें हमने -1 किया, t-1 जैसे हमने किया तो यहाँ पे 2 आपका जाएगा, तो 2 वाला यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि d यहाँ पे प्रिंट होगा। एंड देन अगेन जब हम यहाँ पे चेक करेंगे अभी भी वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, तो अगेन स्टैक के अंदर आपका एक और फ्रेम, तो टुडे, और इस बार हमने 1 यहाँ पे भेजा, यानी कि t-1 हमने भेजा है। देन अगेन फाइनली जब फाइनली हमारा कॉल होगा, t-1 वाला भी यहाँ पे प्रिंट तो होगा, यानी कि d के बाद यहाँ पे o प्रिंट होना है। देन दोबारा जब इसको हम कॉल करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने कॉल किया, हमने रिवर्स किया, तो रिवर्स में देखिए यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपका 1 के बदले जब फाइनली हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे 0 होगी, t-1 यानी कि 1 - 1 0 आपकी हो जाएगी। तो कॉलिंग के टाइम पे टुडे जाएगा और साथ में 0 जाएगा। अब जब 0 जाएगा फाइनली यहाँ पे पहुँचेंगे तो t की वैल्यू अब 0 से ज़्यादा नहीं है, तो ये लाइन हमारी चलेंगी ही नहीं। ये नहीं चलेंगी मतलब क्या हुआ, रिकर्सिव केस जो है वो खत्म हो गया है। अब यहाँ पे आपका रिकर्सन नहीं होगा दोबारा, तो हमारा सीधा एल्सिफ वाला यहाँ पे पार्ट चलने वाला है। अब t की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो सिंपली t0 पे जो हमारा एलिमेंट है या करेक्टर है वो हमारा प्रिंट होगा, यानी कि फाइनली t हमारा प्रिंट होगा। तो इसकी मदद से सिंपली t हमारा प्रिंट होगा। एंड जैसे ये टर्मिनेट होता है, क्योंकि इसके बाद कोई स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं चल रहा, तो फंक्शन टर्मिनेट होगा तो कंट्रोल आएगा यहाँ पे, एंड डायरेक्टली हमारा जो प्रोग्राम है इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता तो वो चलता, वो एग्जीक्यूट होता, वरना सिंपली हमारा ये टर्मिनेट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले जैसे ये प्रिंट होता है तो एक एक करके सभी के सभी हमारे टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रिंट हमारा क्या हुआ, सबसे पहले y हमारा प्रिंट हुआ, देन a, देन t, देन o, देन t। तो इस फॉर्म में हमारी रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट होती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 32। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 33, जहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन से रिलेटेड, वीडियो नंबर 33।